हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में हम सोशल इश्यूज जनवरी और फरवरी का जो विजन का अपडेटेड मटेरियल है उससे कवर करने जा रहे हैं। तो पहला है इसमें जो व्हाइट जॉब क्या होती है। व्हाइट जॉब आर हायर पेड्स एंड हाई स्किल, जो व्हाइट कॉलर जॉब होती है उनको बोला जाता है व्हाइट जॉब। देन ब्लू जॉब कौन सी होती है? ब्लू जॉब ऐसी जॉब जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है, प्लम्बर्स है, ये ब्लू जॉब में काउंट्स होते हैं। इनमें मेल का डोमिनेशन ज्यादा रहता है। ठीक है। पिंक है, पिंक जॉब कैसी होती है? जिसमें वुमेन डोमिनेट करती है, जैसे रिटेल है, सेक्रेटरी है, हेल्थ टीचिंग है। तो मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था 2021-22 में। मिशन शक्ति के अंदर दो स्कीम्स है, मिशन संबल्य एंड एक और स्कीम है। तो मिशन शक्ति के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लॉन्च किया गया था पिछले साल। उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। देन पेड मैटरनिटी लीव है, वो कितने वीक की कर दी गई है? 26 वीक की कर दी गई है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के अंदर में। ये तो पूछा जा चुका है पहले भी। ठीक है। देन ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ कोड 2020 है। इसने क्या किया है? इसने नाइट वर्क अलाउ किया है, वुमेन को नाइट शिफ्ट में वर्क अलाउ किया गया था ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ कोड 2022 के द्वारा। देन कोड ऑन वेज 2019 में क्या है? कोड ऑन वेज 2019 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेक्स बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा जेंडर के बेस पे वेजेस में। ठीक है, उनको इक्वल रेम्युनरेशन दिया जाएगा। देन जेंडर बजटिंग है, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। जेंडर बजटिंग है वो बजट 2005-6 में इंडिया में लागू कर दिया गया था। एंड इट इंटेल्स द डायसेक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट टू एस्टेब्लिश जेंडर डिफरेंशियल इम्पैक्ट। इसका जेंडर डिफरेंशियल इम्पैक्ट के लिए इसको जेंडर बजटिंग को लाया जाता है। इट इज नॉट एन अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं है ये, इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस टू कीप जेंडर पर्सपेक्टिव इन स्कीम्स, प्लान एंड गवर्नमेंट। ठीक है, उनको जेंडर के हिसाब से गवर्नमेंट के स्कीम्स है, प्लान है, वो बनाने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पीवीटीजीज। तो हमारे देश में कितने पीवीटीजीज हैं? देयर आर 75 पीवीटीजीज एंड 75 पीवीटीजी हैं। ट्राइबल कितने हैं? ट्राइबल जो 80 ट्राइब्स कितनी हैं? 705 ट्राइब्स आर देयर। ठीक है। तो ट्राइब्स को आइडेंटिफाई किया गया था लोकल कमेटी के रिकमेंडेशन पे। लोकल कमेटी बनाई गई थी 1965 में। ठीक है, तो उसके रिकमेंडेशन पे ट्राइब की डेफिनेशन दी गई थी। एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर ट्राइब्स के लिए? क्या है क्राइटेरिया है जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अभी यूज करता है। ये पुराने क्राइटेरिया है जो लोकल कमेटी के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, तो इन क्राइटेरिया जैसे कि इंडिकेशन है, परमिटिव ट्रेट्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड बैकवर्डनेस। ये सारे क्राइटेरिया, ये 5 क्राइटेरिया हैं जो कि लोकल कमेटी ने दिए थे ट्राइब्स के लिए। ठीक है, तो ट्राइब के परमिटिव ट्रेट्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड बैकवर्डनेस। ठीक है, यही रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अभी यूज करता है ट्राइब्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो गवर्नमेंट इसको बदलना चाहती है इस क्राइटेरिया को, इसलिए ये न्यूज में था। एंड इसमें इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी आया है। देन पीवीटीजी हमारे कितने हैं? देखो, ट्राइब्स में ही एक सब ग्रुप क्लासिफाई किया गया था जो कि मोर बैकवर्ड है अमंग द ट्राइब्स, उनको बोला गया था पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये कितने हैं? 75 हैं। एंड देभार कमीशन ने इसको आइडेंटिफाई किया था 1975 में। ठीक है, उसके रिकमेंडेशन पे। तो इसका जो क्राइटेरिया था वो यूज किया गया था एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, लो लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। तो इनमें जो डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन है ये पीवीटीजी का क्राइटेरिया है। ये 4 क्राइटेरिया ऊपर वाले, प्री एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, लो लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। ठीक है, तो 17 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में ट्राइब्स ये पीवीटीजी पाई जाती हैं। 17 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में सारे में नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो हाईएस्ट पीवीटीजीज है जो हमारे देश में, वो सबसे ज्यादा परमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पाई जाती है, वो है उड़ीसा में पाई जाती है 13। उड़ीसा में पाई जाती है 13, आंध्र प्रदेश में दूसरे नंबर पर पाई जाती है 12। ठीक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर ट्राइब्स को, पीवीटीजीज को क्या है, 4 हेक्टेयर का जो लैंड राइट दिए गए हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में। उनका जो 4 हेक्टेयर तक के लैंड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको लैंड टाइटल दिया जा सकता है इसके लिए। ठीक है, इंडिजिनियस ट्राइब एंड पॉपुलेशन कन्वेंशन है, ये किसका है? आईएलओ का है। ठीक है, इंडिजिनियस ट्राइब एंड ट्राइबल पॉपुलेशन कन्वेंशन है 1957 वाला, आईएलओ का है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री पीवीटीजीज डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया था अभी बजट 2023-24 में। प्रधानमंत्री पीवीटीजीज को डेवलप करने के लिए मिशन है, उसका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाएगा पीवीटीजीज का। एंड इट इज वन ऑफ द सब 30 प्रायोरिटी है। बजट के अंदर 7 प्रायोरिटी दी गई है, उनमें से एक प्रायोरिटी है जिसका नाम क्या है? रीचिंग द लास्ट माइल, यानी कि जो वल्नरेबल सेक्शन को तक पहुंचना है, तो उसमें से ये एक है। ठीक है, उसी को रियलाइज करने के लिए, रीचिंग द लास्ट माइल को रियलाइज करने के लिए ये प्रधानमंत्री पीवीटीजीज डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो बजट होगा वो कितना होगा? 15,000 करोड़ रुपए का ये बजट, ये प्रोग्राम है। ठीक है, इसको 3 साल के लिए इसकी टेन्योर रहेगा। देन इसको डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर
एसटीज है उसके अंडर में इसको लागू किया जाएगा। डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर एसटीज, एसटी के जो डेवलपमेंट का जो एक्शन प्लान बनाया जाता है उसमें इसको लागू किया जाएगा, प्रधानमंत्री पीवीटीजीएस डेवलपमेंट मिशन को। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2020-21। ठीक है, तो ये पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, 2011 से इसको पब्लिश किया जा रहा है। एंड ये कवर करता है ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के अंदर, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनको कवर करता है। एंड इंटायरली अभी इस बार ये जो है 2021 का है, 2021 का वो एंटायरली ऑनलाइन डेटा कलेक्ट किया गया था इसमें, क्योंकि कोविड के कारण। ठीक है, तो इसके लिए यूज किया गया था डेटा वेब रिलेटेड डेटा कैप्चर फॉर्मेट यूज किया गया था ऑनलाइन डेटा कलेक्शन करने के लिए। एंड जिसमें इसको डेवलप किया है डेटा कैप्चर फॉर्मेट को किसने डेवलप किया था, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड एनआईसी ने मिलकर इसको ये एक सिस्टम बनाया था डेटा कैप्चर फॉर्मेट, जिसमें से ऑनलाइन डेटा इसमें कलेक्ट किया गया है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। ठीक है, तो इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स क्या होता है, इट इज फीमेल ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो डिवाइडेड बाय मेल ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। इस कितना हो गया, ये 1.05 हो गया है हायर एजुकेशन में। ठीक है, तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स कितना हो गया, 1.05 हो गया है, यानी कि फीमेल का जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो मेल से ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी 3-4 रिपोर्ट दी गई यहाँ पे। ठीक है, उसके बारे में हम जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस एनुअल सर्वे ऑफ एनुअल स्टेटस ऑन एजुकेशन रिपोर्ट है, ये कौन पब्लिश करता है, एक एनजीओ है प्रथम, वो इसको पब्लिश करता है। ठीक है, इसमें क्या है, सारी क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी एज क्या है, 3 से 16 एज है, जिनकी एज 3 से 16 एज के बच्चों का ये लर्निंग को चेक करता है। एंड इसको रूरल इंडिया में ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन सर्वे कंडक्ट कराया जाता है प्रथम के द्वारा। रूरल इंडिया इसमें इंक्लूड किया जाता है, केवल रूरल इंडिया में। ठीक है, एंड इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन किए जाते हैं, चाइल्ड और टीचर के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, और ये एनुअल सर्वे कंडक्ट कराया जाता है एसर के द्वारा। ठीक है, ऐसा सर्वे है वो एनुअल कंडक्ट कराया जाता है प्रथम के द्वारा। ठीक है, इसमें एज ग्रुप 3 से 16 इसमें लिखी जाती है। दूसरा सर्वे है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेशनल अचीवमेंट सर्वे ये कौन कंडक्ट करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कंडक्ट कराती है। इसमें 3rd क्लास, 5th क्लास, 8th क्लास और 10th क्लास, इन 4 क्लासेस के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें, नेशनल अचीवमेंट सर्वे में 3री क्लास, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास और 10वीं क्लास के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट लिया जाता है इनका, एंड इसको 3 साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे को। ठीक है, देन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट है, एक पब्लिश की गई है, किसके द्वारा, इसको पब्लिश किया गया है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट है, ये पब्लिश की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस प्लस प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइजरी काउंसिल है, प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, इन दोनों ने मिलकर इसको रिपोर्ट को पब्लिश किया है। एंड इसमें जो डेटा यूज किया गया है वो यूडाइस प्लस प्लेटफॉर्म प्लस एनएसएसओ का डेटा है, प्लस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, प्लस नेशनल अचीवमेंट सर्वे का डेटा है, वो इसमें यूज किया गया है। इसको पब्लिश किया जाता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट है, ये 2 साल में एक बार पब्लिश की जाती है। देखो, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, एनुअली पब्लिश की जाती है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे 3 साल में एक बार होता है, और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी रिपोर्ट है, ये 2 साल में एक बार आती है। ठीक है, इसमें याद रखना है कौन सा क्या पब्लिश करता है। देन फाउंडेशनल लर्निंग एंड स्टडी रिपोर्ट है, फाउंडेशनल लर्निंग एंड स्टडी रिपोर्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस एनसीईआरटी प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस यूनिसेफ मिलकर इनमें सारों का कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है। फाउंडेशनल लर्निंग एंड स्टडी रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनसीईआरटी इसको पब्लिश करती है, स्टेट गवर्नमेंट है, और यूनिसेफ वो भी इसका थोड़ा बहुत रोल रहता है, इसमें सपोर्ट करती है इसको। एंड इसमें क्या है, क्लास 3 का ओनली स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड फाउंडेशनल लर्निंग एंड स्टडी में। ठीक है, एंड इसमें 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट इज समर्थ पोर्टल। तो समर्थ पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था अंडर नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 2019 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था नेशनल मिशन ऑन आईसीटी के द्वारा। नेशनल मिशन ऑन आईसीटी के अंदर इसको लॉन्च किया गया था 2019 में समर्थ पोर्टल को। ठीक है, इसमें ये प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटिव टेक्नोलॉजी है, जिसमें डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। देन नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये बोला गया था कि हम एक नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी ओपन करेंगे, तो उसलिए नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के लिए ओपन करने के लिए गाइडलाइंस रिलीज की गई थी यूजीसी के द्वारा। तो इसका काम क्या है, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी है, इट विल ब्रिंग टुगेदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक साथ लाएगी टू प्रोवाइड ऑनलाइन हायर एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन कोर्सेज है ऑनलाइन को प्रोवाइड करने के लिए, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एक साथ लाएगी। ठीक है, इसमें ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे एंड बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उसमें प्रोवाइड कर पाएंगी ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, एंड इसमें हब इसको जो है हब इसका मॉडल इसमें यूज किया जाएगा, एंड इसके जो कोर्सेज होंगे वो स्वयं प्लेटफॉर्म है, स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग वाला प्लेटफॉर्म है, जिसपे मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, मूक्स उस पे इसको अवेलेबल कराया जाएगा इन कोर्सेज को। एंड इसके लिए जो आईटी सर्विस है
जो इसको टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा, इसको नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी को टेक्निकल सपोर्ट कौन देगी, समर्थ पोर्टल के द्वारा दिया जाएगा। जो आईटी सर्विसेज है वो समर्थ पोर्टल देगा, ठीक है। देन इसमें जो कोर्स होगा, जो भी कोर्स नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी के अंदर लॉन्च किया जाएगा, वो सर्टिफिकेट कोर्स हो सकता है, डिप्लोमा कोर्स हो सकता है, या फिर डिग्री कोर्स लॉन्च किया जा सकता है इसके द्वारा, ठीक है। तो क्रेडिट बेस्ड यूनिवर्सिटी इसके अंदर, क्रेडिट बेस्ड यूनिवर्सिटी से अपने को डिग्री लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे जैसे कि कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे क्रेडिट कोर्स यदि अपलोड करती है स्वयं पोर्टल पे, तो वो यदि उसका मिनिमम 50% क्रेडिट पूरे हो जाते हैं तो उसको एक यूनिवर्सिटी की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। एंड इसमें मिनिमम 50% ऑफ द क्रेडिट नीड तब इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे एक एनडीयू की डिग्री मिल जाएगी। कब? नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की डिग्री कब मिलेगी? जब क्रेडिट एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द डिफरेंट यूनिवर्सिटी आर कंप्लीटेड। तो 50% है जो इसमें क्या है, ये डिजिटल यूनिवर्सिटी होगी तो वहां पे विभिन्न डिफरेंट क्या है यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस है अपने अपने कोर्स देंगे, ठीक है। उनमें से कोई बंदा चाहे तो वो कोई भी कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार। एंड इसे क्या है जो है बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज को प्रमोट होंगे। एंड इसमें क्या है, एक सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट है, वो यदि फुलफिल हो जाएगी तब इसमें एनडीयू की डिग्री मिलेगी, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी की डिग्री। यदि कोई इंस्टीट्यूट अपना कोर्स ऑफर करता है और उसके जो 50% क्रेडिट पूरे हो जाते हैं तब उस इंस्टीट्यूशन की पर्टिकुलर डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि डीयू ने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया और डीयू का जो क्रेडिट पूरा कर लिया मैंने, तो मेरे को ये डीयू की डिग्री मिल देगी। एंड यदि मैं डीयू का कोर्स पूरा नहीं करता हूँ, या फिर मैं किसी अलग अलग यूनिवर्सिटी का है, डीयू का है, जेएनयू का है, या फिर कोई एक अशोका यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, इन सब में से कुछ ना कुछ कोर्स, कुछ कोर्स इधर से करता हूँ, कुछ कोर्स उधर से करता हूँ, तो मेरे जो सारे कोर्सेज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट होते हैं। एंड जो मैंने पास कर लिए हैं उसके लिए मेरे को एक क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। उस क्रेडिट को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिपॉजिट हो जाता है वो। फिर यदि मेरा जो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है किसी डिग्री के लिए, तो वो मेरे को डिग्री इशू कर देगा, ठीक है। तो एबीसी सिस्टम क्या होता है? एबीसी सिस्टम होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम। इसमें यूज किया जाएगा, यानी कि जो भी स्टूडेंट कोर्स करेगा उसका क्या है, एक क्रेडिट मिलेगा और वो इस एबीसी सिस्टम में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। एबीसी सिस्टम में क्या होता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसे कि कोई बैंक होता है उसमें क्या है, हम पैसे जमा करते हैं, उसी तरह से ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम होगा जिसमें हमारे स्टूडेंट्स के क्रेडिट जमा होंगे, ठीक है। एंड उस क्रेडिट को यूज किया जा सकेगा जब डिग्री के लिए वेरीफाई, जब डिग्री लेनी होगी किसी को, तो उसको कोर्स क्रेडिट कंप्लीट हो गए तो वो डिग्री लेना चाहूंगा, तो मैं अप्लाई करना चाहूंगा, तो मेरे क्रेडिट को चेक किया जाएगा और उसको मेरे को डिग्री दे दी जाएगी, ठीक है, यहाँ से। तो ये इसके कारण क्या है, एकेडमिक मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा एबीसी सिस्टम के द्वारा। एबीसी सिस्टम क्या है, इट इज वर्चुअल स्टोर हाउस कंटेन द क्रेडिट एंड बाय द स्टूडेंट के द्वारा जो भी क्रेडिट अर्न किए गए हैं वो इसमें स्टोर किए जाएंगे। एंड स्टूडेंट कैन ओपन अकाउंट ऑन द एबीसी सिस्टम एंड इसमें क्रेडिट ट्रांसफर अलाउ किया जाएगा। एंड द क्रेडिट रिडेम्पशन, जब डिग्री मेरे को लेनी होगी तो वो रिडीम कर लिया जाएगा क्रेडिट को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज परख। तो परख क्या है? Perk is performance assessment and review and analysis of knowledge for holistic development. पर्क सेंटर है, इसको कौन डेवलप करेगा? पर्क सेंटर है वो डेवलप किया जाएगा द एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस के द्वारा। एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस है वो इसको सेटअप करेगी पर्क सेंटर को, ठीक है। और इसको एनविसाज किया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 में, 2020 वाली है, 2020 वाले में इसको बोला गया था कि पर्क बनाया जाएगा, ठीक है। एंड जो एजुकेशन टेस्टिंग सेंटर है उसको डेवलप करेगा। ये वही बॉडी है जो कंडक्ट कराती है वेरियस एग्जाम्स, जैसे कि जीआरई एग्जाम है, टोफल एग्जाम है, ये सारे पीसा एग्जाम है, जो कंडक्ट कराते हैं। तो ये बॉडी है वो पर्क एस्टेब्लिश करेगी इंडिया में, ठीक है। तो पर्क का काम क्या होगा? पर्क विल सेट द नॉर्म सेटिंग करेगी, असेसमेंट स्टैंडर्ड डेवलप करेगी स्टूडेंट के असेसमेंट के लिए फॉर अक्रॉस द बोर्ड्स, ठीक है। तो अलग अलग बोर्ड्स में क्या क्या है, कैसे स्टूडेंट को असेस करना है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स जो डेवलप करता है बोर्ड उसको उसके लिए नॉर्म्स बनाएगी, ठीक है। परख। देन जादुई पिटारा क्या है? जादुई पिटारा क्या है? इट इज प्ले बेस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, यानी कि प्ले बेस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल है जिसको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अंदर डेवलप किया गया है। नेक्स्ट इज हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी को बनाया गया था 2017 में, ज्वाइंट वेंचर इसको डेवलप किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इसमें 91% शेयर रहता है, प्लस कैनरा बैंक का 9% शेयर है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का 91% है, मिनिस्ट्री कैनरा बैंक का 9% इसमें शेयर है। ज्वाइंट वेंचर की तरह डेवलप किया गया था इसमें। एंड इसका जो टारगेट रखा गया था 1 लाख करोड़ रुपए का लोन उठाना था मार्केट से उसको। जो हायर एजुकेशन है जैसे कि आईआईटीज वगैरह है, आईआईएम है, तो उसमें गवर्नमेंट उनको पैसे देती है।
एंड गवर्नमेंट चाहती थी कि वो अपने खुद आत्मनिर्भर बने और उनका जो फंड आता है वो खुद से ही वो अपना फंड जनरेट करे, ठीक है। तो उसके लिए इसको बॉडी को बनाया गया था। और जो इनिशियली क्या है वो जो भी आईआईटीज हैं, आईआईएम है, उनको लेब वगैरह है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो वो क्या है इस बॉडी से, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी से लोन ले सकते थे। एंड जो लोन का जो प्रिंसिपल होगा वो तो जो आईआईटी को या फिर जो भी इंस्टीट्यूट लोन ले रहा है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, प्रीमियम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो उसको लोन की अमाउंट तो उसी को देनी पड़ेगी, परंतु जो उसको इंटरेस्ट होगा वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो देगी, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट कौन भरेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी को लीगल स्टेटस क्या था इसका? इसको रजिस्टर किया गया था सेक्शन 8 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको रजिस्टर किया गया था। एंड इसको आरबीआई के साथ में नॉन एनबीएफसी की तरह रजिस्टर किया गया था, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या था? हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी का इसका फंक्शन था कि जो क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कैपिटल एसेट क्रिएट करना था, ठीक है। इसका टारगेट था 1 लाख करोड़ रुपए रेज करना था थ्रू बॉन्ड्स। तो बॉन्ड का इशू करके ये मार्केट से पैसे इशू कराने थे, मार्केट से पैसे रेज करने थे 1 लाख करोड़ रुपीस थ्रू इशू ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। एंड तो 2022 तक इसको 1 लाख करोड़ का टारगेट अचीव करना था, परंतु इसके ये हो नहीं पाया, हायर एजुकेशन ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया, फेल हो गई ये बॉडी, ठीक है। देन इसी के लिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में क्या है, जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है उनमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी, राइज स्कीम, ठीक है। तो रियूटिलाइजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम इन हायर एजुकेशन 2022 ये स्कीम लॉन्च की थी। बाय 2022 तक इसमें इसको डेवलप करना था। एंड इसके लिए क्या है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ये लोन देगी, ठीक है। एंड जिसमें से प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल था, तो वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट लोन ले रहा है उसको भरना पड़ेगा। एंड इस पे जो इंटरेस्ट होगी वो गवर्नमेंट देगी, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसको बनाया गया था 1994 में, बनाया गया था यूजीसी के द्वारा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। इसका फंक्शन क्या था? असेस एंड सर्टिफाई करना था हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। नेक्स्ट इज नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का विजन क्या था? टू अचीव द यूनिवर्सल हेल्थ केयर को अचीव करना था। तो उसको विजन को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था आयुष्मान भारत प्रोग्राम। तो आयुष्मान भारत प्रोग्राम के 2 कंपोनेंट थे, ठीक है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर के लिए लॉन्च किया गया था। एंड दूसरा कंपोनेंट था वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर विल कैटर टू दी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाए जाएंगे इसमें, जो कि एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सेंटर थे गांव में, उनको ही क्या है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया था। प्राइमरी जो हेल्थ केयर सेंटर है, पीएचसीज होते हैं उनको, एंड सीएचसी इसमें डेवलप करना था आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में। आयुष्मान भारत जन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसमें इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड की जाती है। इसमें 5 लाख का बीमा दिया जाता है, 5 लाख की इंश्योरेंस दी जाती है पर फैमिली पर ईयर। तो हर साल में पर फैमिली पर ईयर इनको ये बीमा दिया जाएगा। देन सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है ये, ठीक है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जिसमें सेंटर देता है 7% पैसा, स्टेट गवर्नमेंट देती है 40% पैसा, ठीक है। एंड नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या है, 90% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। एंड 3 हिमालयन स्टेट, नॉर्थ ईस्ट एंड 3 हिमालयन स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड का जो पैसा है वो 90% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। जबकि 100% जो पैसा है ऐसी यूनियन टेरिटरी जिनका कोई लेजिस्लेचर नहीं है, उनको क्या है 100% फंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, विदाउट लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़ होगी। तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को जो है बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड इसमें जो फैमिली का साइज पे कोई कैप नहीं है, फैमिली कितनी बड़ी हो सकती है। एंड ये कवर करता है एग्जिस्टिंग डिजीज हो जा रहा है, पहले से किसी को डिजीज हो तो उसमें कवर की जाती है। एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। एंड इसमें क्या है 5 लाख का बीमा दिया जाता है, तो यानी कि 5 लाख का इसमें केसलेस इलाज कराया जाता है। तो एम्पेनल हॉस्पिटल, तो दैट कैन बी प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक हॉस्पिटल है, वहां पे इसको इलाज कराया जा सकता है 5 लाख रुपए तक का। तो एम्पेनल हॉस्पिटल है जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनमें जब तक 5 लाख का इलाज करा सकते हैं केसलेस, ठीक है। इसलिए आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, ठीक है, जिसको सोशियो इकोनॉमिक कंसेंसस के आधार पर जिसमें नाम आ जाता है उसका कार्ड बन जाता है, ठीक है। एंड तो इसमें जो हॉस्पिटल्स एम्पेनल जो एम्पेनल हॉस्पिटल थे, प्राइवेट हॉस्पिटल थे, ऐसे चर्चा चल रही थी कि उनमें बहुत ज्यादा घपला होता है, ठीक है, घपला होता है, वो अच्छे से इलाज नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसने गवर्नमेंट ने, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है ना, उसने क्या है एक नया सिस्टम डेवलप किया है तो हॉस्पिटल को उनकी परफॉर्मेंस को ग्रेड करने के लिए, तो उसकी परफॉर्मेंस को ग्रेड करने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इंप्लीमेंट करेगी नया ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। जिसका काम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सर्विस, कितनी वो वॉल्यूम ऑफ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हॉस्पिटल, उससे शिफ्ट करना है फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ सर्विस टू सर्विस बेस्ड केयर। तो कैसा इलाज हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है इलाज की,
उस पे शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो आइडेंटिफाई किए गए हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, पहला है बेनिफिशियरी सर्टिफिकेशन, यानी कि पेशेंट को कितना सर्टिफिकेशन मिल रहा है, ये उसका कंसिडर किया जाएगा। जो एमपैनल हॉस्पिटल होगा उसकी ग्रेडिंग के लिए उसकी रेटिंग दी जाएगी उसको। देन बेनिफिशियरी सर्टिफिकेशन, दूसरा है हॉस्पिटल रीएडमिशन रेट, उसमें कितना है रीएडमिशन रेट। देन एक्सटेंट ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा हो रहा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पे। देन कंफर्म ग्रीवेंसेस, देन इंप्रूवमेंट इन पेशेंट हेल्थ, कितना पेशेंट का इंप्रूवमेंट हुआ है हेल्थ। तो ये आउटकम बेस्ड मॉडल इसमें अपनाया जाएगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। द नेक्स्ट इज स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इसी के अंडर में, तो आयुष्मान भारत योजना के अंदर लॉन्च किया गया था, एंड ये पार्ट होगा हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम का, ठीक है। देन इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल में 2 टीचर को अपॉइंट किया जाता था हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर, ठीक है। तो गवर्नमेंट एडेड स्कूल में 2 टीचर, एक फीमेल और एक मेल को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर की तरह इसको अपॉइंट किया जाता था, उसको अपॉइंट करने थे, और उसमें हेल्थ को बच्चों को बताना था कि योगा वगैरह सिखाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन गाइडलाइंस रिलीज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। एंड इसमें अभी क्या है, पहले कैप हुआ करते थे कि 65 साल से ज्यादा का जो बुजुर्ग है, व्यक्ति है, ओल्डर पर्सन है, उसको डेड व्यक्ति से ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता था। कोई भी डेड व्यक्ति से ऑर्गन है वो उस पर नहीं दिए जा सकते थे। एंड अभी ये कैप है, वो एज लिमिट है, वो रिमूव कर दी गई है। देयर इज नो कैप ऑन एज लिमिट ऑन रिसीविंग द ऑर्गन फ्रॉम ए डेड पर्सन, ठीक है। पहले 65 ईयर ऑफ एज हुआ करती थी, एंड उससे कम यंग लोगों को, इसका जो एम क्या था, यंग लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऑर्गन मिलने चाहिए, ठीक है। प्रेफरेंस अभी भी क्या है, यंग पेशेंट को दी जाएगी, परंतु ये एज अभी बुढ़े लोग यानी कि ओल्ड एज पॉपुलेशन को दे सकते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स। एंड पहले जो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, अभी वो रिमूव कर दी गई है इन रूल्स के अंदर। डोमिसाइल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में ट्रांसफर किए जा सकते हैं ऑर्गन्स। देन पहले ऑर्गन को ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड है एक एक्ट है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 में आता है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 में आता है, तो ये रेगुलेट करता है रिमूवल एंड स्टोरेज ऑफ ह्यूमन ऑर्गन। तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 रेगुलेट करता है इसको, रिमूवल एज वेल एज स्टोरेज ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड ऑर्गन फॉर थेराप्यूटिक पर्पज के लिए, जो मेडिसिन वगैरह के लिए, थेराप्यूटिक पर्पज के लिए जो ऑर्गन्स होता है उनको भी ये रेगुलेट करता है। एंड इसमें जो है सेलिंग को इलीगल कर दिया गया है, सेलिंग प्रोहिबिटेड है। यदि कोई सेल करता है ऑर्गन्स को, तब क्या है उसमें उसको पनिश किया जाएगा। देन प्रिवेंट करता है इलिसिट ट्रेड को ये, ठीक है। इसमें जो ब्रेन डेड पर्सन को, इस एक्ट के अंदर में ब्रेन डेड पर्सन को डेथ माना जाता है, ब्रेन डेड पर्सन इज कंसिडर्ड एज डेथ, ठीक है। एंड इस एक्ट के अंदर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 के अंदर 2 नेशनल लेवल पे नोटो बनाया गया है, स्टेट लेवल पे सोटो बनाया गया है, ठीक है। नोटो क्या है, इसमें हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या है 2011 में इस एक्ट को अमेंड किया था, ऊपर वाला 1994 वाले एक्ट को 2011 में अमेंड किया था, तो लॉन्च किया था ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, अमेंडमेंट 2011, ठीक है। उसमें बनाया गया था नेशनल नेटवर्क फॉर कोऑर्डिनेशन फॉर रजिस्टर्ड हॉस्पिटल। तो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है उनके कोऑर्डिनेशन के लिए एक नेटवर्क बनाया गया था 2011 वाले अमेंडमेंट में, नेशनल नेटवर्क फॉर कोऑर्डिनेशन किस में करना है कि उसमें कितना वो ऑर्गन मिल रहे हैं, कितने नहीं मिल रहे हैं। एंड इसमें जो डोनर पूल होता है, ऑर्गन कौन डोनेट कर सकता है, उसको ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड चाइल्ड है वो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें इनहांस कर दिया गया था 2011 वाले अमेंडमेंट में। एंड इसमें जो है मेडिकल, जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल हॉस्पिटल होगा उसको एक क्या है, उसको एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करना पड़ेगा उस हॉस्पिटल को, ठीक है। ये ऐसा सब किया गया है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 2011 में, ठीक है। एंड ये जो बॉडी बनाई गई थी नोटो की फुल फॉर्म क्या है, हम देख रहे हैं नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, इसको बनाया गया था। हमने अभी देखा है कि इसमें ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 के अंदर इसको बनाया गया है। एंड ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के अंदर काम करता है। एंड ये अपेक्स सेंटर है टू प्रिवेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट, टू प्रोक्योर एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऑर्गन को प्रोक्योर करना है डेड पर्सन से, या फिर कोई भी डोनर होता है उस ऑर्गन लेना है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका काम है। इसके लिए कोई भी पॉलिसी है वो ये बनाता है इंस्टीट्यूशन। एंड इसके अंदर 2 चीजें बनाई गई है। इसके अंदर एक बनाया गया है नेशनल बायोमेटेरियल सेंटर या फिर नेशनल टिश्यू बैंक बनाया गया है।
नोटो के अंदर क्या है, एक नेशनल टिश्यू बैंक बनाया गया है जिसका नाम क्या है, नेशनल बायोमेडिकल सेंटर कहा गया है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक और ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क बनाया गया है इसके अंदर। तो नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क इसके अंदर बनाया गया है, एंड नेशनल टिश्यू बैंक भी इसी नोटो के अंदर बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ऑर्गन लोग डोनेट कम करते हैं, तो इसलिए ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करने के लिए नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है। 2021 से लेके 2021-22 से लेके 2025-26 तक ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम चलेगा। एंड इसका जो एक काम क्या है, ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करना है एंड ट्रेन करना है ह्यूमन रिसोर्सेज को, ताकि ऑर्गन को निकाला प्रोक्योर किया जा सके, उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेन किया जाएगा। देन डिजिटल, इसके अंदर क्या है, एक डिजिटल नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री भी बनाई जाएगी, ठीक है। डिजिटल नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री, इसमें डेटा फीड किया जाएगा, सारा डेटा रहेगा, कौन कौन ऑर्गन डोनेट कर रहा है, कौन किसको चाहिए होता है, ठीक है। इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा। इसके अलावा जो डिसीज पर्सन है उनसे कैसे ये लेना है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑर्गन्स को, वो इसमें उसका मैकेनिज्म इस प्रोग्राम के अंदर में डेवलप किया जाएगा, नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम के अंदर। नेक्स्ट इज ड्राफ्ट नेशनल मेडिकल कमीशन अमेंडमेंट बिल 2022, ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है जिसका काम जिसमें क्या है, लीगल जुरिडिक्शन है वो दिल्ली हाई कोर्ट का दिया गया है उसका। देखो, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट लाया गया था 2019 में, ठीक है। उसको अमेंड करने के लिए नया ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इसके बारे में आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, पढ़ना हो तो, ठीक है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के बारे में हम बात करते हैं। तो नेशनल मेडिकल कमीशन एस्टेब्लिश किया गया इसके अंडर में, नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन एस्टेब्लिश किया गया 2020 में, ठीक है। एंड इसने रिप्लेस किया था, नेशनल मेडिकल कमीशन ने रिप्लेस किया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस किया था। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के अंदर में, ठीक है। नेशनल मेडिकल कमीशन होता है, उसके एक चेयरमैन होता है, और इसके अंडर में क्या है, एक मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल होती है। तो मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल होती है जो कि एडवाइज करती है मेडिकल रिलेटेड मैटर में, उसमें स्टेट एंड सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल में। इसके अंदर एक सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी के अंडर में, इसमें नेशनल मेडिकल काउंसिल के सेक्रेटरी के अंडर में एक बॉडी बनाई गई है, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड बनाया गया है एक। उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड बनाया गया है। उसके अलावा इसके अंदर एक मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड बनाया गया है। उसके अलावा एक एथिक एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनाया गया है। तो एक एथिक्स बोर्ड है जिसका नाम क्या है, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। तो ये एक यूजी के लिए बनाया गया, एक पीजी के लिए बनाया गया, एक मेडिकल असेसमेंट के लिए बनाया गया है, एंड एक एथिक्स बोर्ड बनाया गया है। तो 4 बोर्ड बनाए गए हैं नेशनल मेडिकल कमीशन के अंदर, ठीक है। एंड जो इसका फंक्शन क्या है नेशनल मेडिकल कमीशन का, टू डिटरमाइन द फी, इसका वन ऑफ द फंक्शन है, इसका पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, पॉलिसी बनाना है, एक काम पॉलिसी बनाना है। दूसरा है असेस द रिक्वायरमेंट, यानी कि इसको ह्यूमन रिसोर्सेज की कितनी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट है मेडिकल सेक्टर में। तो ये नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसका एपलेट जुरिडिक्शन भी है। तो स्टेट इसका एपलेट जुरिडिक्शन भी है, तो स्टेट मेडिकल कमीशन होता है, उससे अपील लाई करती है स्टेट, ठीक है। तो ये रेगुलेट करता है स्टेट मेडिकल कमीशन को, स्टेट मेडिकल कमीशन को ये रेगुलेट भी करता है, नेशनल मेडिकल कमीशन है। इसका वन ऑफ द एम है टू डिटरमाइन दी फीस, यानी कि फीस डिटरमाइन करना है अप टू 50% सीटें इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, उनमें 50% तक की सीटों का ये फी डिटरमाइन करता है नेशनल मेडिकल काउंसिल, ठीक है। ताकि वो गरीब बच्चों हैं या फिर जो वीकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर है उनको भी इनमें एडमिशन मिल सके, ठीक है। तो इसमें अभी बात चल रही है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल को कमीशन है इसको बदला जाए, और इसका जो एथिक कमेटी है उसको कुछ पावर देने की बात चल रही है। तो इसमें आप देख लीजिएगा क्या इसमें बदलाव करने के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट इज यूथनेशिया। यूथनेशिया वैसे तो मेंस का टॉपिक है। यूथनेशिया क्या होता है, एंडिंग द लाइफ ऑफ पेशेंट टू एंड द सफरिंग। तो पैसिव यूथनेशिया है, इंडिया में अलाउ कर दिया गया है। तो इसमें क्या है, पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है, विड्रॉ कर दिया जाता है ट्रीटमेंट या फिर लाइफ सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया जाता है। अरुणा सोनबर्ग केस 2011 में इसको अलाउ किया गया था इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक्टिव यूथनेशिया है, उसमें क्या है, फोर्सफुली लाइफ को एंड कर देना है, या फिर उसके लिए क्या है, उसके लिए जहर वगैरह देना है, ड्रग्स वगैरह सब्सटेंस देके एंड कर देना है लाइफ को फोर्सफुली। एंड पैसिव में क्या है, इसमें विड्रॉ कर लेते हैं हम ट्रीटमेंट या फिर लाइफ सपोर्ट जिससे पेशेंट की डेथ हो जाती है।
एंड एंडिंग द लाइफ ऑफ पेशेंट टू एंड द सफरिंग इज यूथनेशिया का काम है, ठीक है। इंडिया में केवल पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया गया है। कॉमन काज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया था राइट टू डाई विद डिग्निटी इज ए राइट टू लाइफ का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21। तो राइट टू डाई विद डिग्निटी इज राइट टू लाइफ का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21, तो ये फंडामेंटल राइट हो जाएगा, राइट टू डाई विद डिग्निटी। एंड कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था। ज्ञानपुर केस 1996 में इसको यूथनेशिया को लीगल माना गया था। फिर उसके बाद में अरुणा सोनबाग केस में पैसिव यूथनेशिया को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने इसको दे दिया था। तो इस जो जजमेंट है राइट टू डाई विद डिग्निटी उसको इन्फोर्स कराने के लिए यूथनेशिया वाले को, उसके लिए एक कंसेप्ट लाया गया था, लिविंग विल का कंसेप्ट या फिर एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव का कंसेप्ट। जैसे कि मैं अपना मेडिकल डायरेक्टिव दे सकता हूं कि मेरे यदि मैं कोमा में चले जाऊं या फिर ऐसी स्टेट में चला जाऊं जहां से मेरा इलाज होना संभव नहीं हो, एंड तो वहां पे मैं पहले से ही बता सकता हूं कि मेरे साथ क्या करना है। उसके लिए मैं एक एफिडेविट साइन करके दे दूंगा तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो लिविंग, उसको लिविंग विल बोला जाता है। तो लिविंग विल इज ए लीगल डॉक्यूमेंट होता है दैट एक्सटेंड ए पर्सन ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल ओवर देयर हेल्थ डिसीजन, हेल्थ केयर डिसीजन इन इवेंट ऑफ दे बिकम इनकैपेसिटेटेड, यानी कि वो उनका दिमाग काम करना बंद कर दे या फिर किसी तरह से उनका जो सोचने की कैपेसिटी है वो चली जाए, तो उस केस में ये लिविंग विल है वो एज ए मैटर सर्व करता है, ठीक है। तो लिविंग विल के लिए अभी इसका नोटरी और गेजेटेड ऑफिसर से जो या साइन करवा लो तो वो सफिशिएंट रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, ठीक है। एंड इसके लिए 3 डॉक्टर का लिविंग विल को एग्जीक्यूट कराने के लिए 3 डॉक्टर का एक बोर्ड बनाया जाता है। तो 3 डॉक्टर का एक बोर्ड होता है, वो डिटरमाइन करता है कंडीशन ऑफ पेशेंट को, ठीक है। तो वो यदि वो कह दे कि उसको पैसिव यूथनेशिया देना है तो उसमें 48 आवर में डिसीजन लिया जाता है। 3 डॉक्टर का प्राइमरी बोर्ड होता है, प्राइमरी बोर्ड का डिसीजन होता है, वो 48 आवर में डिसीजन लेता है कि विदहोल्ड करना है और नहीं करना है, जो लाइफ सपोर्ट है वो उसको देना है या नहीं, तो उसको हटाना है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्शन 497। तो सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी वो अडल्ट्री के साथ डील करता है। अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था एंड बट आर्म फोर्सेज है वो एक्शन ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लियरिफाई किया है कि आर्म फोर्सेज अडल्ट्री के केस में एक्शन ले सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज खुला। खुला क्या है, ये एक डाइवर्स सर्टिफिकेट था जो कि इशू किया गया था जो है शरीयत काउंसिल ऑफ तमिलनाडु के द्वारा। इसको ये डाइवर्स का सर्टिफिकेट है, शरीयत काउंसिल ऑफ तमिलनाडु ने इशू किया था, परंतु फैमिली कोर्ट ने इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, ये वैलिड नहीं है खुला, ठीक है। तो ये एक डाइवर्स सर्टिफिकेट है जो कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन इसको देते हैं। तो ये फैमिली कोर्ट एक्ट इंडिया में फैमिली कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के अंदर इसको में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका काम क्या है, कंसीलिएशन को प्रमोट करना था एंड स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जो फैमिली डिस्प्यूट है उनको प्रमोट करना था। इसके अंदर जो जज होता है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है विद हाई कोर्ट के कंकरेंस के साथ। फैमिली कोर्ट में जज अपॉइंट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इस चाइल्ड की आइडेंटिटी होती है। तो चाइल्ड आइडेंटिटी, चाइल्ड की जो आइडेंटिटी होती है दैट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी। चाइल्ड के राइट टू प्राइवेसी का पार्ट होती है अंडर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल एंड इंटीमेट इन्फॉर्मेशन है हमारी, ठीक है। तो डीएनए टेस्ट है वो पैटर्निटी का टेस्ट करने के लिए डीएनए टेस्ट होना चाहिए, वो लास्ट रिजोर्ट का मेजर होना चाहिए, ठीक है। एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है यूएनसीआरपीडी, एंड वो भी रिकॉग्नाइज करता है कि राइट टू प्राइवेसी है चिल्ड्रन का, राइट टू ऑटोनॉमी, राइट टू आइडेंटिटी, ये सारे इसके अंदर रिकॉग्नाइज किए गए हैं। राइट टू चाइल्ड के राइट्स है, राइट टू प्राइवेसी, ऑटोनॉमी एंड आइडेंटिटी आर द राइट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। ये हम वैसे तो पढ़ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम है ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट। इसके अंदर क्या है, जो ट्राइबल वुमेन्स है उनको एंटरप्रेन्योर डेवलप करना है, ठीक है। तो इसमें 200 ट्राइबल वुमेन्स को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहती है इसमें गवर्नमेंट। इट इज अ पार्ट ऑफ संसद संकुल परियोजना है, एक संसद संकुल योजना है उसका पार्ट है। एंड संसदीय संकुल योजना है, उसके अंदर क्या है, रूरल इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, जो इसका काम है इस स्कीम का, संसद संकुल परियोजना का। उसी के अंदर क्या है, ग्रामीण उद्यमी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज यूएन ने एक रिपोर्ट निकाली थी, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2023, लिविंग नो वन बिहाइंड इन एजिंग वर्ल्ड। तो एजिंग वर्ल्ड के अंदर है किसी को बिहाइंड नहीं छोड़ना है, तो ये रिपोर्ट है यूएन के द्वारा पब्लिश की गई है। नेक्स्ट इज मिशन अंत्योदय सर्वे। तो मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23 से ये कौन कंडक्ट कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने इसको कंडक्ट कराया है। तो इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट रूरल एरिया में बहुत सारी स्कीम चलाती है, तो उसका आउटकम को असेस किया जाएगा इसके अंदर मिशन अंत्योदय सर्वे के अंदर, ठीक है। एंड प्रज्वला, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रज्वला चैलेंज है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है। इसमें वो आइडिया
और इनवाइट करती है, आइडिया और एक्शन इनवाइट करती है कि कैसे रूरल इकोनॉमी को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। पर जो चैलेंज में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। रेड होल माइनिंग है वो प्रैक्टिस की जाती है मेघालय में, ठीक है। वहां पे जो स्मॉल ग्रेड का कोयला मिलता है, स्मॉल कोयला मिलता है, तो उसमें बच्चों के द्वारा उसको माइनिंग करवाई जाती है। बैंडिकूट क्या है, ये एक मैनुअल स्क्वेंजिंग रोबोट है केरला का। देन जल जीवन मिशन, नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन है, उसको 2019 में गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 2019 में। एंड इसमें सबज्यूम कर लिया था, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम था, उसको सबज्यूम कर लिया था जल जीवन मिशन ने। जल जीवन मिशन का जो एक काम क्या है, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना है एवरी हाउस होल्ड को, फंक्शनल टैप हाउस होल्ड कनेक्शन एंड 55 लीटर पर डे वाटर प्रोवाइड करना है, ठीक है, टू एवरी हाउस होल्ड बाय 2024 तक। तो इसका जो पहला कंपोनेंट है उसे बोला जाता है हर घर नल से जल, हर घर नल से जल बोला जाता है, ठीक है। जिसके अंदर फंक्शनल टेप वाटर, फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन प्रोवाइड करना है, यानी कि जो नल प्रोवाइड करना है जिसमें पानी आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि नल तो दे दो और पानी नहीं आ रही, तो उसको बोला जाता है, ठीक है। हर एक रूरल हाउस होल्ड में इसको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इसके अंदर जो प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रायोरिटी ऐसे एरियाज को दी जाएगी जहां पे जो वाटर क्वालिटी है वो इफेक्टेड होती है, जैसे कि आर्सेनिक कंटामिनेशन हो सकता है, वहां वाले एरियाज को, ड्रॉट प्रोन एरिया है वहां पे उसको, ड्रॉट एरिया को उसको उसमें प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अंदर क्या है, जो टैप कनेक्शन होगा वो स्कूल्स है, आंगनवाड़ी है, हेल्थ सेंटर है, उनको भी क्या है इसमें टैप वाटर का कनेक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा इसको मॉनिटर, इसकी फंक्शनलिटी को मॉनिटर करेंगे, टैप जो कनेक्शन है उनकी फंक्शनलिटी को मॉनिटर करने के लिए एक ऐप भी बनाया गया है। इसके अलावा अवेयरनेस जनरेशन का काम किया जाएगा लोगों में। इसके अलावा इसकी जो इंश्योर सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए वाटर सप्लाई की, उसके लिए पानी पंचायत में लोगों का रोल रहेगा। सस्टेनेबिलिटी इस प्रोग्राम को सस्टेनेबल बनाने के लिए पानी पंचायत और विलेज लेवल सैनिटेशन कमेटी बनाई जाएगी, विलेज लेवल सैनिटेशन वार्ड कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 50% जो है वो फीमेल एंड वीकर सेक्शन के लोग रहेंगे। 50% जिसमें पानी पंचायत और विलेज लेवल सैनिटेशन कमेटी में 50% विमेन एंड वीकर सेक्शन का पार्टिसिपेशन रहेगा। इसमें जो भी एसेट बनेगा उसको जियो टैगिंग की जाएगी। इसमें जल जीवन मिशन में जो भी एसेट बनेगा उसको जियो टैगिंग की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज जल जीवन अभियान, जल जन अभियान। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है जल जन अभियान। ये लॉन्च किया गया है, अभी प्राइम मिनिस्टर ने अभी इसको इनॉग्रेट किया था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये मिशन को लॉन्च किया गया था। कहां से, माउंट आबू से इसको लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड जो ब्रह्मा कुमारी फाउंडेशन है उस प्रोग्राम को चला रहे हैं, जल जन अभियान। तो जल एंड जन, तो यानी कि जल को कंजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए जन यानी कि लोग एक साथ आए। उसका काम क्या है, कलेक्टिव एफर्ट को द्वारा लोगों की जान बचाई जा सकती है। यदि वाटर रहेगा तो लोगों की जान बची रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज सेंसस। सेंसस एंड एनपीआर के बारे में बताया थोड़ा सा। सेंसस कौन कंडक्ट करता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल कंडक्ट कराता है। ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में आता है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है। एंड इसने अभी क्या है, जो है सेंसस रूल 1990 के अंदर, सेंसस रूल 1990 के अंदर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री है उनको फ्रीज कर दिया गया है। 30 जून 2023 तक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री को फ्रीज कर दिया गया है। हमारे देश में 2022 में कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, 736 डिस्ट्रिक्ट हो गए, नंबर इंक्रीज कर गए हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है वो, इट इज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है, इट इज ए रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, ठीक है। इसमें बहुत सिटीजन एंड नॉन सिटीजन इंक्लूड किए जाते हैं। यूजुअल रेजिडेंट क्या माना जाता है, जो कि 6 महीने तक कंट्री में रहा हो, 182 डेज तक वो लास्ट ईयर में रहना चाहिए देश में, ठीक है। इसको फर्स्ट टाइम 2000 एनपीआर को लॉन्च किया था 2010 में, एंड इसको एनपीआर को कंडक्ट कराया जाता है अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर इसको कंडक्ट किया जाता है। इसके अलावा सिटीजनशिप रूल 2003 इन दोनों के प्रोविजंस के अंदर इसको कंडक्ट कराया जाता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को। असम वाला वो आप पढ़ लीजिएगा, असम का, ठीक है। देन असम अकॉर्ड साइन किया गया था, असम में अपडेट किया गया था, पहले भी आ चुका है। सेंसस को कंडक्ट किया जाता है 2 फेज में, ठीक है। सेंसस होता है उसको 2 फेज में कंडक्ट किया जाता है, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस। पहला होता है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस, जिसमें घर घर जाके हाउस लिस्टिंग की जाती है, ठीक है। जिसमें सेंसस इन्यूमरेशन होता है। उसके साथ में अभी जो रूल्स आए थे उनको, सेंसस रूल को चेंज कर दिया गया था। उसमें ये बोला गया था कि हाउस लिस्टिंग होगी तभी क्या है, जो एनपीआर होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होगा, उसको भी इन्यूमरेट किया जाएगा। एनपीआर के इन्यूमरेशन होगा जब हाउस लिस्टिंग होगी, ठीक है। देन पॉपुलेशन इन्यूमरेशन किया जाता है इसमें। सेकंड इज पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, पहला है हाउस लिस्टिंग एंड हाउस सेंसस, दूसरा होता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, ठीक है। पॉपुलेशन इन्यूमरेशन में हर एक पर्सन होता है, उसका एज है, मैरिटल स्टेटस है, उसका रिलीजन है, वो सब इसमें रिकॉर्ड किया जाता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन में, ठीक है। नेक्स्ट इज कास्ट सेंसस। तो कास्ट सेंसस है वो एवरी सेंसस टिल 1931, तो 1931 तक के जो सेंसस था वो क्या है, हर एक सेंसस में कास्ट का डेटा रिकॉर्ड किया जाता था।
1951 से 2011 के बीच में, 1951 से 2011 के बीच में केवल 80 और एसटी का डेटा है, कास्ट सेंसस है, वो पब्लिश किया जाता है। रोहिणी कमीशन बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा ओबीसी को सब कैटेगराइजेशन करने के लिए। रोहिणी कमीशन बनाया गया ओबीसी को सब कैटेगराइजेशन करने के लिए। ये था हमारा सोशल इश्यूज का जो पोर्शन है वो जनवरी फरवरी का मंथ का। धन्यवाद।